आपने कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, कुछ सच हैं उसमें, कुछ झूठ है। आज मैं बात करूंगा इसकी डिटेल में और आपको इसके हकाइक बताऊंगा। कोरोना वायरस क्या है और कैसे फैला और इसकी वजह क्या बनी फैलने की। कोरोना वायरस एक फैमिली पर मुश्तमिल वायरस है जिसके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे कांटेनुमा चीज़ें होती हैं जो इसको क्राउन की तशबीह देती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। कोरोना वायरस नया वायरस नहीं है, ये पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। 2002 में इसका नाम सार्स वायरस था जो कि कोरोना की ही एक नस्ल थी। 2012 में एक वायरस फैला था जिसका नाम मार्स था। और 1918 की बात करें तो स्पेन में ये एक वायरस फैला था जिसको स्पेनिश वायरस का नाम दिया था, जिससे काफ़ी हद तक लाखों लोग जो थे वो मर गए थे। अब ये जो 2019 में फैला वायरस, इसको कोविड-19 शॉर्ट फॉर्म में या कोरोना वायरस कैसे इसको नाम दिया गया। अब CO कोरोना, VI वायरस, D डिसीज 19। सो कोरोना वायरस डिसीज 2019, कोविड-19, इसलिए इसको नाम दिया गया। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये बैट से, चमगादड़ से फैला या सांप से फैला या सी फूड से फैला। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चमगादड़ की थोड़ी सी ब्रीफ देता हूँ। चमगादड़ का जो अंदरूनी निज़ाम है वो बाकी परिंदों और जानवरों से टोटली डिफरेंट है। अब उसके जिस्म के अंदर जब कोई वायरस अप्रोच करता है तो वो उसमें घर बनाना शुरू कर देता है, वो अपनी नस्ल को बढ़ाना शुरू करता है, जिसका इफ़ेक्ट चमगादड़ के जिस्म पे बिल्कुल नहीं होता। उसको पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर वायरस पल रहा है। अब जब चमगादड़ में वो वायरस बन जाता है, वो दूसरे परिंदों या जानवरों में मुंतकिल करता है। अब उसमें से कुछ जानवर या परिंदे जो होते हैं वो इंसान खाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन वुहान, चाइना का जो एक सिटी है, वहाँ की एक मीट मार्केट में हुआ, जहाँ पर ये वायरस किसी जानवर या किसी परिंदे में था जिसको इंसान के खाने से उसमें मुंतकिल हुआ, और इंसान से ये बड़ी तेज़ी से दूसरे इंसान में फैलता है। आपको पता है कि अगर एक आदमी एक छींक या एक दफ़ा कफ करेगा तो उसके मुंह से, अगर वो अफेक्टेड है वायरस से, तो तकरीबन 3000 वायरस उसके जिस्म से खारिज होते हैं, जो हवा में तकरीबन 3 घंटे तक सर्वाइव कर सकते हैं। किसी प्लास्टिक की चीज़ पर 3 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। अगर कोई कार्डबोर्ड या कोई और किस्म की चीज़ है तो उस पर तकरीबन 24 घंटे तक ये रह सकते हैं। अगर तो आप इफेक्टेड पर्सन के बिल्कुल सामने हैं और उसने कफ किया या स्नीज किया तो वो वायरस डायरेक्टली आप में मुंतकिल हो जाएगा। और अगर तो वो आदमी चला गया और आप उस हवा में गए या आपने वो कोई चीज़ टच की जिसके ऊपर वो वायरस था, तो आपकी जिल्द पे वो वायरस लग जाएगा। और अगर आप अपने मुंह को, आँख को या नाक को आप टच करेंगे तो वो वायरस आपके जिस्म में भी चला जा सकता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप हमेशा अपने हाथों को धोते रहें, अपने सैनिटाइज यूज़ करें, कोशिश करें कि बाहर जाने से परहेज़ करें। अब ये वायरस काम कैसे करता है, ये कैसे अफेक्ट करता है इंसानी बॉडी को, उस पर थोड़ी बात करते हैं। जब ये वायरस इंसान के जिस्म में चला जाता है तो इंसान के अंदरूनी अज़ा के सरफेसिस पर प्रोटीन के छोटे छोटे कांटे नुमा चीज़ें होती हैं, जिनका सहारा लेके ये वायरस इंसान के अज़ा के सेल्स में दाखिल हो जाता है। जब ये सेल्स में दाखिल होता है, ये RNA खारिज करता है जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी मदद से ये वायरस अपनी एक कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी को प्रोड्यूस करके ये वायरस को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो आपके जो सेल्स होते हैं वो एक किस्म की फैक्ट्री बन जाते हैं जो हज़ारों की तादाद में वायरस को बनाना शुरू कर देते हैं। और इसको मेडिकल लैंग्वेज में इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ये पीरियड जो है तकरीबन 4 से 7 दिन लेता है और ये वायरस डेवलप करना शुरू कर देता है। इस पीरियड के दौरान इंसानी जिस्म को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसके अंदर वायरस दाखिल हो चुके हैं और वो डेवलप होना शुरू हो चुके हुए हैं। जब ये वायरस चाइना के शहर वुहान में फैला तो वहाँ के हॉस्पिटल में 10 से 15 नमूनिया के केस एक साथ देखे गए थे। उनमें से जो एक हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, ली विंग येन, उनको जब ये टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई गई तो उनको 2002 के सार्स वायरस की याद दहानी हुई। उन्होंने फ़ौरन ही अपने अमले और अपने कुलीग डॉक्टर्स और डॉक्टर की इंतज़ामिया को इस बारे में ख़बरदार किया। लेकिन 4 दिन के बाद 3 जनवरी को वहाँ की अथॉरिटीज़ ने उसको वार्निंग दे दी कि
फेक न्यूज़ या कमेंट पास करना बंद कर दें। अब इसी दौरान ये वायरस वुहान शहर में बढ़ता गया और 9 जनवरी को वहाँ के सेंट्रल टेलीविज़न ने ऑफिशियली अनाउंस किया इस वायरस के बारे में। लेकिन तब तक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, तकरीबन 50 से ज़ायद लोग हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिट थे। और वुहान चाइना का एक बड़ा शहर कहलाता है, जो एक हब है बिज़नेस की, जहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़्लाइट पूरी दुनिया में और पूरे चाइना में भी निकलती हैं। ऑफिशियली 23 जनवरी को पूरा वुहान लॉकडाउन कर दिया गया। उस शहर से ना कोई बाहर आ सकता था, ना कोई अंदर जा सकता था, और इस वायरस को मज़ीद फैलने से रोकने के इंतजाम स्टार्ट कर दिए गए। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते ये वबा तकरीबन 198 ममालिक में फैल चुकी थी। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो एक तरफ से देखा जाए तो हम खुशकिस्मत लोग हैं कि चाइना में जब ये वबा फैली तो उन्होंने इसके टेस्ट किए, इसके सिम्टम्स देखे और पूरी दुनिया को इससे ख़बरदार किया गया। अब इसमें नॉर्मल सिम्टम्स क्या आते हैं? फीवर, स्नीजिंग, फ्लू, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस में दुश्वारी और वीकनेस पूरी बॉडी में। अब कुछ लोगों का कहना है कि आपको सबसे पहले फीवर होगा या फ्लू होगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर वायरस ने अटैक कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब चाइना में 100% केसेस आए हॉस्पिटल्स में, उसमें से 88% जो मरीज़ थे उनको फीवर बिल्कुल भी नहीं था। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इनक्यूबेशन पीरियड में थे वो लोग, और आस्ता आस्ता उन्होंने फीवर डेवलप करना शुरू किया अपनी बॉडी में। अब यहाँ पे आप बोलेंगे ये बात कंफ्यूजिंग हो गई कि फीवर बाद में आएगा, आपको फ्लू हो सकता है, आपको कफ हो सकती है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, आपको स्नीजिंग हो सकती है। ये तो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं। लेकिन सबको पता है कि इस टाइम पूरी दुनिया में ये आउटब्रेक है, ये वायरस। अगर आपको इस किस्म के कोई सिम्टम्स नज़र आए अपनी बॉडी में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद को आइसोलेशन में रख लें। कोशिश करें कि अलग कमरे में रहें घर में, कोशिश करें अलग बर्तन यूज़ करें। अगर आपके पास अलग से बाथरूम अवेलेबल है तो अलग से बाथरूम यूज़ करें, और आप खुद को मॉनिटर करना शुरू करें हर सिचुएशन में। आप देखें आपको हाई फीवर स्टार्ट होना शुरू हो गया, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, आपका जो गला है वो ज़्यादा ख़राब हो गया है, आपको खांसी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये हुआ अगर तो ये अलामात ज़्यादा हो गए तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर है। इस सिचुएशन में आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। इसमें भी आपको अगर ये अलामात नज़र आ गई तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना, और आप कोशिश करें कि वहाँ के हेल्थ प्रोवाइडर से फ़ोन पे कांटेक्ट करें, रैदर देन कि आप हॉस्पिटल में जाके बैठे, क्लिनिक में जाके बैठें। अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी सेफ्टी को ख्याल में रखते हुए आप घर पे बैठ के अपने हॉस्पिटल को फ़ोन करें, या अपना आपका कोई फैमिली डॉक्टर है, या अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नंबर प्रोवाइड किए गए हैं उन पर रब्ता करके उनको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें। वो आपको बताएंगे कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको कैसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा, या आप कैसे हॉस्पिटल जा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है कि वो नॉर्मल छोटे मोटे वायरस से खुद ही लड़के उसको ख़त्म कर देता है, इवन आप डॉक्टर के पास ना भी जाएँ तो। हाँ, कुछ लोग जो है वो काफ़ी हद तक बीमार हो जाते हैं, जिनके लंग्स जो है उसमें RDNS डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन को लंग्स में पहुंचने से रोकता है। अब उस सिचुएशन में मरीज़ को ICU में मुंतकिल किया जाता है, और या फिर उसको उल्टा लिटा के उसके लंग्स एक्सपेंड किए जाते हैं ताकि लंग्स में ऑक्सीजन की फराहमी की जा सके। अब कुछ सीवियर केसेस में क्या होता है कि मशीन लगा के, काइंड ऑफ मशीन होती है, वो लगा के आपका ब्लड जो है वो बाहर निकाल के मशीन उसमें ऑक्सीजन डाल के वापस पहुंचाती है आपकी बॉडी में। ये काइंड ऑफ लंबा प्रोसेस है। ये हॉस्पिटल में, जो बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पर ये प्रोसेस किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये रिस्क किस पे ज़्यादा है। कुछ लोगों का मानना है कि बूढ़े लोगों पे ज़्यादा होता है या बच्चों पे ज़्यादा होता है। जवाब ये है कि ये हर किसी पे सेम रिस्क करता है, ये किसी को भी हो सकता है। हाँ, इम्यून सिस्टम जवान लोगों का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो बीमारी से ज़्यादा लड़ सकते हैं। अब चाइना में या अमेरिका में अगर आप देखें तो, या इटली में भी देखा जाए तो ज़्यादा मरने वालों की तादाद जो है वो बूढ़े हैं,
उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो वायरस उन पे ज़्यादा अटैक कर रहा है। अब उसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम बूढ़ों का थोड़ा कमज़ोर होता है, या उनको कोई दूसरी बीमारी होती है जैसे डायबिटीज़ वगैरह या कोई और बीमारी से वो लोग दो चार होते हैं, जिससे उनका इम्यून सिस्टम जो था वो डिवाइड हो जाता है हर बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आपको डरने की या फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, आपको पैनिक नहीं करना इसमें। अब बात करते हैं इसको रोका कैसे जाए। अब सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे या गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट है उसमें आपने देखा ही होगा कि बड़े लेवल पे बोला जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, मतलब लोगों से थोड़ा दूर रहें, हाथ मिलाने से इज्तनाब करें और कोशिश करें कि घरों में महसूर रहें। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि कुछ लोग जो हैं वो हमारे इस्लामिक तबका के, वो बोल रहे हैं कि आप मस्जिदों में आओ, अल्लाह से दुआ करो, ऐसे करो वैसे करो, हो जाएगा सही। मैं आपको एक हदीस बताता चलूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कहीं पे अगर कोई वबा फैलती है, वहाँ जाने से परहेज़ करें। अगर वो वबा आपके इलाके में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे फैल गई है, तो घरों में महसूर हो जाए। इसलिए कोशिश करें, आप अल्लाह से दुआ करें, घर पे बैठें, नमाज पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ। बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाए कि अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। अल्लाह आपकी मदद उस वक्त करेगा जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ नहीं होता, हम बाहर जाएंगे, ऐसा है वैसा है, हम ठीक हैं। अब मैं आपको कुछ मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि लेट्स से कि बहुत सारे लोगों को ये वबा फैल चुकी है। ख़तरनाक नहीं है ये वबा, अगेन मैं आपको बताता चलूँ। अब इसमें ख़तरनाक चीज़ क्या हो जाएगी कि हज़ारों लोगों को ये वबा फैल गई, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स कम हैं, मशीन्स कम हैं। अब कितने लोगों को हॉस्पिटल अकोमोडेट करेगा, कितने लोगों का इलाज स्टार्ट करेगा वो। अगर हम इस बीमारी को स्लो कर सकते हैं तो हॉस्पिटल में लोग कम होंगे। जिन लोगों को ये बीमारी लगी हुई है उन लोगों का इलाज ज़्यादा हद तक मुमकिन हो सकता है। लेट्स से कि मास्क है, मास्क की पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अब जो है कमी सामने आना शुरू हो गई है। उसमें वजह क्या है कि हर बंदे को मास्क चाहिए, हर बंदा मास्क के पीछे भागना शुरू हो गया, मार्केट से मास्क वैनिश हो गए। कुछ लोगों को मास्क मिल गए, कुछ लोगों को मास्क नहीं मिले। अब यही सिचुएशन हॉस्पिटल में भी होगी कि कुछ लोगों को बेड और वेंटिलेटर मिल जाएंगे, कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे। इस सिचुएशन में बड़ा आउटब्रेक हो सकता है। तो आप कोशिश करें खुदारा कि अपने घरों में महसूस रहें, कोशिश करें कि इर्द गिर्द के लोगों को महफूज रखें खुद से, और जितना हो सके एहतियात बरतें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइज यूज़ करें, और एक दूसरे से मिलने से भी इज्तनाब करें। बात करें इसकी दवाई, वैक्सीन या ट्रीटमेंट के ऊपर, तो इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन सकी, क्योंकि वैक्सीन बनने में टाइम लगता है। अगर कोई साइंटिस्ट या कोई कंपनी जब वैक्सीन तैयार करती है तो उसको बंदरों के ऊपर या उसको जानवरों के ऊपर टेस्ट किया जाता है, जिसमें काफ़ी हफ्तों या महीनों का प्रोसेस होता है। तो फ़िलहाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सब लोगों को चाहिए कि वो खुद से एहतियात करें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा सबको कि अपना और अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने घरों में रहें, और अल्लाह जल्द से जल्द हमें इस बीमारी से निजात दिलाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। और वीडियो बंद करने से पहले हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।